अपना पुरजोर समर्थन दिखाया है। और साथ में संघ के लिए कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत करी हरियाणा में। तो पूरी भावुकता के साथ में आपने बिल्कुल सही समय पर सही फैसला ले लिया। कांग्रेस जाते जाते बीजेपी का रास्ता फिर पकड़ लिया। नहीं, मैंने बिल्कुल भावुकता में फैसला नहीं लिया। मैंने सनातनियों की सुनी और मैंने लिखा था सनातनियों की सुनेंगे और सनातनियों को चुनेंगे। अब देखिए, JNK के अंदर कोई दूसरा धर्म जीत गया और विकास हार गया, और हरियाणा के अंदर सनातन धर्म जीत गया और सनातनियों ने मिलकर काम को किया। तो सभी को मैं समर्पित कर रहा हूं ये गाना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरियाणा में फिर से नायब ने लावांगे, हरियाणा में फिरते ओ भगवा लहरावांगे। और ये जलेबी जलेबी ज्यादा चल रही थी तो उसके लिए भी लिखा है मैंने कि हिंदुओं को कोई भी फरेबी ना भाएंगे, हिंदुओं को कोई भी फरेबी ना भाएंगे, इस बार हम भी तो इस बार जम करके जलेबी हम खाएंगे। कन्हैया एक मिनट, मित्तल जी, पहले आप इधर से उधर गए, फिर उधर से बहुत जल्दी इधर आ गए, आपने हवा को जल्दी भाप लिया, कांग्रेस वाले नहीं भाप पाए थे क्या? नहीं, मैं ना इधर से उधर गया था, ना उधर से इधर आया हूं। मैं जहां था मैं वही हूं। मैंने जनता की सुनी, और जो जनता की सुनता है वो हमेशा फायदे में रहता है, और हमेशा सुनना भी चाहिए। आपके समर्थक कुछ कहना चाहते हैं और आप उसको दरकिनार कर इधर उधर हो जाएं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो सोच रहा था खुद कि इनको भी राम जी की धारा में बहा सकें, इसलिए इनसे बात की जाए, लेकिन उसके बाद फिर ये बात बोलना कि अयोध्या में तो नाच गाना हुआ था, तो सनातनियों के हृदय में वो बात लगती है और फिर सनातनी बोलता भी है। अच्छा, मैंने ये जो आप कह रहे हैं ना, भगवा की आप बात कर रहे हैं, भगवा लहराने की बात कर रहे हैं कि अक्रॉस ऑल कास्ट सबने हिंदू बनकर वोट किया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सबने सनातनी बनकर वोट किया। जो डर लग रहा था कि जिस तरह MP इलेक्शंस के अंदर, यूपी के अंदर जातिवाद का सबसे बड़ा रोल रहा, वही जातिवाद हरियाणा में भी ना फैल जाए, तो उसको देखते हुए यहाँ सनातनियों ने एक होकर वोट किया है और सनातन की ये भगवा लहरा है। पवन, कन्हैया जी, आपने पिछली बार ये डिफेंस किया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो किसी पार्टी के लिए नहीं लिखा था। आज जब ये गाना आप जब दोहरा रहे हैं तो ये गाना सनातनियों के लिए या बीजेपी के लिए, स्पष्ट कर दीजिए। ये हमारे नायब सिंह सैनी जी के लिए है, जो कि हमारे मित्र भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी है, और उन्हीं के लिए इस गीत को हमने गाया था। और उस मुख्यमंत्री के लिए मैंने गाया जिसको लोग फेल कह रहे थे, मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया, ना भ्रष्टाचार का साथ दिया। पहले मुख्यमंत्री वो रहे जिन्होंने अपने कॉलेज, अपने होटल, अपने स्कूल्स के ऊपर कंसंट्रेट ना करके जनता को समर्पित किया, और अपना जो घर था वो भी एक लाइब्रेरी को दान देकर आ गए। तो मैंने उस समय भी कहा था कि जनता अगर ऐसे मुख्यमंत्री के कार्य को भी नहीं समझती तो जनता चाहती है। बात तो कन्हैया जी आपको पहले से पता थी, बीच में आपकी नाराजगी, राह बदलने की खबरें, उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, ये नाराजगी बिल्कुल भी कोई पार्टी से या किसी और से नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ, फिर से मैं कह रहा हूं, यही दोहरा रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं, राम जी को नहीं मानते, उनको भी हम चाहते थे कि राम जी की धारा में आए। सनातनी है तो सनातनियों का साथ दे। इसके अलावा जो मीडिया ने बातें उठाई कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पंचकुला से लड़ना चाहते हैं, ये लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप गायक तो अच्छे हैं ही, मौसम वैज्ञानिक भी आप अच्छे रहे, मुझे लगता है हरियाणा के इस इलेक्शन को सबसे पहले आपने भापा है। मेरे ख्याल से फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे उन सब में था कि क्या इतना ले पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये जो फिगर्स है ना, 48 का फिगर, अभी हम 48 पे खड़े हैं, हम 48 का फिगर 2014 याद दिलवाता है। तो हरियाणा के अंदर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, और एक मोदी सुनामी आई थी एक तरह की, और आप वो देख रहे 2024 के अंदर फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही है ना कि चाहे जात के नाम पर भी वोट अगर पड़ेगा तो भी वोट मोदी के नाम पर होगा, क्योंकि ये बात रिपीटली आपने 24 के अंदर भी बार बार यही बात हो रही थी डिस्कस कि जो भी मोदी को वोट करता है ना, वो कास्ट लाइंस को, रिलीजियस लाइंस को डिवाइड करके वोट कर रहा होता है, तभी गवर्नेंस के बारे में बार बार उठाई जाती है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अगर ये सुनामी थी तो दिखाई क्यों नहीं दी, इतना साइलेंट क्यों था? ये साइलेंट सुनामी कैसे हुई, कन्हैया मित्तल जी?
देखिए, छत्तीसगढ़ वाली साइलेंट सुनामी हरियाणा में आई है। वहाँ भी जनता उसको तो दिखाई दी ना, उसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, अच्छे से दिखाई दी, तुरंत भाग के आगे गए। कैंपेन देखिए, मैंने हरियाणा ये उनके लिए मैं 13 दिन हरियाणा में पैदल चला था जी, और सनातनियों को जोड़ने के लिए चला था। मैंने वहां देखा कि कहीं पर भी किसी के अंदर जात पात को लेकर किसी भी चीज का मतभेद नहीं था। हम लोग जहां जहां लगभग हम 350 किलोमीटर पैदल चले और गांव-गांव मैंने कवर किया। मुझे किसी भी गांव में ये नहीं दिखा कि मैं एक बनिया हूं और सामने वाला कोई दूसरी कास्ट का है तो वो कोई मतभेद कर रहा है। तो मुझे तभी महसूस हो गया था कि इस हरियाणा के अंदर कभी भी जातिवाद को लेकर काम होगा ही नहीं, और जो जातियों में बांटने की बात करेगा। अच्छा, वैसे भी कन्हैया जी देखिए, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कला ही उसकी सबसे बड़ी जाति होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप जो है राम को लाए हैं, अब इस बार राम के नाम का भजन होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने आज एक भजन रिलीज करना है, मैं रावण जलता देखूंगा, आज शाम के लिए हमने बनाया। 3-4 घंटे पहले गाकर सुना रहे हैं। जी जी, मैं आपको सुनाई देता हूँ, और क्यों ना हम इंडिया टीवी पे लॉन्च कर दे। हमने 2 बजे रिलीज करना था। हम आप श्री गणेश कर दीजिए जी, आप यहीं पर इसको चलाएं। आप सुनिएगा, बहुत अच्छा हमने इसको लिखा भी है, और आप पहले एक्सक्लूसिवली है इंडिया टीवी पर ये सॉन्ग। हमने ये दोपहर के बाद लॉन्च करना था, लेकिन अभी कर रहे हैं। प्ले करिए प्लीज। श्री राम को माने तो बजरंग को ना पहचाने। कन्हैया जी आप ही गाए। हाँ, तो बजरंग को ना पहचाने, तो नारी का अपमान करे, अपमान करे। कन्हैया जी सुनिए ना, आप लॉन्च करें तो अच्छे से लॉन्च करें ना, आप ही गाकर सुनाएं, क्योंकि वो ऑडियो आ नहीं रही है और कुछ तस्वीरें और आ गई हैं। गाएं। तो नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है, उसको ठीक करें। उससे पहले आपको बता दें, बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरीके के रुझान आए हैं उसके बाद ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। खट्टर कहा गया, बीजेपी ने उन्हें एलिवेट किया है, केंद्र में जिम्मेदारी दी गई है, एक बार फिर अहम भूमिका में होंगे, और हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के पास खट्टर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि अब जो टैली है वो बहुत ज्यादा बदलेगी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब काफी वक्त हो गया है कि यहीं पर आकर आंकड़े रुक गए हैं, और इसीलिए बीजेपी चाहे प्रवक्ताओं की बैठक करना हो, चाहे बड़े नेताओं का खट्टर के घर पर पहुंचना हो, प्रभारी का खट्टर के घर पर पहुंचना हो, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं देवेंद्र। बिल्कुल प्राची, और इससे बड़ी चीज ये होने वाली है कि आज के दिन का जो हाईलाइट कि शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से कार्यक्रम बीजेपी के मुख्यालय में होगा। उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ बीजेपी इस काम को नहीं करती है, तो इसलिए इंतजार किया जा रहा है थोड़ी देर और का। उसके बाद 2 बजे तक ऑफिशियली भी ये कंफर्मेशन कर दिया जाएगा कि शाम में लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री। बीजेपी ने अभी अपनी तैयारी शुरू की है ना? बीजेपी ने अंदर खाने अपनी तैयारी शुरू कर दी, उसका डिस्प्ले नहीं किया जाए। टॉप सोर्सेस से हमें ये जानकारी मिली है, लेकिन समझा जा सकता है कि हरियाणा में अगर तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगा रही हो कोई पार्टी, जिस व्यक्ति के चेहरे के दम पे सफलता मिली हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी ये कितनी बड़ी बात होगी कि जब आके वो जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे, और निश्चित तौर पे वो संदेश बड़ा खास होगा ऐसे माहौल में जब लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव है। और इस बीच में लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा हुआ करता था अब वो नहीं है, उसमें डिटोरिएशन है। इस हरियाणा रिजल्ट ने एक झटके में उसको कोसों दूर फेंक दिया है। और ये जब जब होता है, आप ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई नया एक्सपीरियंस है। जब से वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, हर एक एपिसोड में देखेंगे आपके कुछ न कुछ दिनों बाद ये क्रिटिक्स उनके खारिज करते रहे कि बस हो गया, इस बार तो हो गया। दंगों के बाद एक बार शुरू हुआ, फिर पहले विधानसभा के बाद शुरू हुआ, फिर दूसरी विधानसभा के बाद शुरू हुआ, फिर तीसरी विधानसभा के बाद लोकसभा में पहला जब हो गया, दूसरा हो गया। तो ये नैरेटिव उनके विरोधी हमेशा से चलाने की कोशिश करते हैं, और वो हर बार और ज्यादा बाउंस बैक करते हैं। अब देखिए, हुड्डा के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, या हुड्डा इस चुनाव को एग्रेसिवली लड़ रहे हैं, ये बात तो थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे इस तरीके से बनाया था कि ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है। राहुल गांधी के लिए भारी भरकम कैंपेनिंग की गई थी, बड़े बड़े नारे लिखे गए थे, राहुल गांधी की तस्वीरें चिपकाई गई थी, जलेबी वाले मुद्दे को बड़ा हाईलाइट किया गया था। और वो जो कॉन्फिडेंस है, या उसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, वो कांग्रेस के
एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की बॉडी लैंग्वेज में भी झलकता था, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस का या उसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा शायद बीजेपी ने उठा लिया। जो इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, खबर ये मिल रही है, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का स्वागत आज किया जाएगा बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के कार्यालय में। कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, वहां से प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। चूंकि देवेंद्र, जब भी ऐसा स्वागत होता है तो आज की नहीं आगे की बात करते हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पे वो ये बताएंगे कि हाँ भाई ये मैंडेट क्या है, क्यों इसका महत्व है और आगे क्या जनता के लिए सीधे सीधे वो संदेश होगा। और ऐसे दौर में जब अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी बार बार जातियों के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे, वो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे। हाल के दिनों में आपने देखा कि पीएम ने महाराष्ट्र में भी क्या बोला। तो इस तरह के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह के बैकग्राउंड में अगर ऐसा रिजल्ट आता है अपने आप में बहुत खास। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को भी देखें तो जम्मू कश्मीर में जो आज मैंडेट है, किसी भी पार्टी की जीत हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के पॉलिसीज की वो इस रूप में जीत है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर वहां लोगों ने इस प्रकार से अपना समर्थन दिया है, वो भी बहुत खास है। और किसानों के मुद्दे की हम बात कर लें कादियान जी, किसानों के मुद्दे को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, जो किसानों के साथ नहीं, किसान उनका साथ नहीं देंगे। Nobody understands हरियाणा बेटर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और कोई व्यक्ति नहीं है, सबने अपनी बड़ी कयास लगाई, सबने बड़ा प्रयास किया कि हम समझते जनाधार क्या है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अच्छे समझे। दूसरी एक बात, ये आज 2-3 घंटे पहले में बात कर रहे थे ना कि एक फियर था कि हरियाणा ओपन हो जाएगा, वो कॉरिडोर ओपन हो जाएगा, शंभू बॉर्डर अब नहीं खुलेगा। और शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा तो दिल्ली की जो बॉर्डर प्रोटेक्शन है वो आप मान के चलिए कि वो सुदृढ़ रहेगी। क्योंकि जो हमने 2-2.5 साल हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा क्लॉग था, बंद रहा था और एक एनआर की तरह की छाई हुई थी। वही फियर था कि कहीं शंभू बॉर्डर फिर से खुल जाए। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँगा अगर जब मैं बोलूँ कि भाजपा ने शंभू बॉर्डर को जिस तरह से रोक के रखा आंदोलनकारियों की बहुत बार आलोचना भी हुई कि वो देखिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे। और ये देखिए इसी का, और उन्होंने तो यहाँ तक बीच चुनाव में कह दिया था कि ये जो बैठे हुए वो तो किसान भी नहीं है। उसके बाद वो उसके बाद भी बाउंस बैक कर पाए, उसके बाद भी बाउंस बैक हुई है। तो ये हमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शैलजा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शैलजा जी, क्या हो गया, ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी तकरीबन जीतते जीतते हारती नजर आ रही है। नहीं, अभी नहीं। देखो, इतनी जल्दबाजी हम क्यों करें? ट्रेंड्स होते हैं ना, ट्रेंड सुबह भी थे, वो कांग्रेस की तरफ थे। अब जो ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं, बहुत स्लो काउंटिंग नजर आ रही है, लेकिन अभी बहुत राउंड बचे हैं, आधे से ज्यादा राउंड बचे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे सरकार कांग्रेस बनाएगी। देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं शैलजा जी, उसमें तो कांग्रेस थोड़ी पिछड़ी है। 36 सीटें कांग्रेस आगे है, 48 पर बीजेपी आगे है। ये अगर ऐसा नतीजों में हमें परिवर्तित होता हुआ नजर आता है तो वजह क्या रही? कैंडिडेट्स को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई, खींचतान को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। ये जो इसमें पता चल रहा है कि मार्जिन बहुत कम है, आपस में बहुत कम मार्जिन है, तो ये जरूर एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एंड तक मार्जिन कांग्रेस के फेवर में बढ़ेंगे। नहीं मैम, इसलिए हम ये कह रहे हैं वहां तो सरकार बनाने की कोशिशें होने लगी है और यहाँ कांग्रेस पार्टी जितनी उत्साहित दिखाई दे रही थी उससे ठीक उलट दिखाई दे रहा है। चर्चा अब होने लगी है कि शायद कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ तो कमी रह गई। अभी हम फिर से मैं कहती हूँ कि अभी इसके रीजंस और ये सब इतनी जल्दी में नहीं हमको सोचना चाहिए। अभी नतीजे आने दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। और कांग्रेस सरकार, मैम आप प्रचार में देर आई, एक चीज, अच्छा देवेंद्र कुछ पूछ रहे हैं। मैम एक चीज पूछे हैं कि ठीक है कि नतीजे का इंतजार कर रहेगा, लेकिन 12:30 लगभग हो गया है। आपको खुद इलेक्शन का इतना अनुभव है, अंदाजा होगा कि क्या होने वाला है ओवरऑल इन प्रिंसिपल। लेकिन पूछे हैं कि जिस तरीके से बिना घोषित किए लेकिन कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो गया? क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रेटजी अख्तियार करते रही है जाट वर्सेस गैर जाट का, उससे बचना चाहिए था कि इनडायरेक्टली भी ये मैसेज ना जाए कि भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम होंगे। देखिए, मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये इतना स्लो क्यों दिख रहा है।
जो भी नजर आ रहा है, ट्रेंड्स वगैरह जो दिखा रहे हैं, तो अभी ये भी नहीं मालूम मुझे तो कि कितने राउंड्स हो गए और कितने बचे हैं, वो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का सीएम प्रोजेक्शन का मैसेज जाना, क्या आपको लगता है कि ये गैर जरूरी था, इसका नुकसान उठाना पड़ा है? क्या आपको लगता है कि ये गैर जरूरी था, इसका नुकसान उठाना पड़ा है? तो कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया था, खुद राहुल जी ने क्लियर किया था कि ये तो फैसला बाद में ही होगा। आप चुनाव प्रचार में देर से आई थी, क्या उसका असर रहा? हमारे नेताओं ने सॉरी, आप चुनाव प्रचार में काफी देर से आई, वो जो हाथ मिलाने वाली तस्वीर राहुल गांधी ने पेश करने की कोशिश की वो बहुत देर से हुआ, तो क्या लग रहा है कि अगर आप पहले से मैदान में होती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको पता है हरियाणा में, और मैं सोचती हूँ कि जो भी लोग जानते हैं सबको मालूम है कि शैलजा कांग्रेस की सच्ची सिपाही है, और ये मैंने एक बार नहीं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बिना बात के ऐसी बातें फ्लोट की जाती हैं दूसरे लोगों द्वारा, विरोधियों द्वारा, इसमें कोई तंत्र नहीं है। शैलजा कांग्रेस की सिपाही होने के नाते कांग्रेस के लिए काम करती रही है और करती रहेगी, और हमने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। आप कह रही है मैम कि मिलकर ये चुनाव लड़ा है, क्या सुबह से आज हुड्डा साहब से कोई आपकी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है? नहीं, कैसे हो सकती थी, सारे आप मीडिया वाले मेरे पास बैठे हैं, मैं तो तब से बोले ही जा रही हूँ। और सीएम फेस को लेके आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया कि बाद में होगा फैसला, ये अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे हुड्डा जी के समर्थकों ने इस बात का प्रचार किया कि वही सीएम हो रहे हैं और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। क्या आपको नहीं लगता कि वो गैर जरूरी था, उसका नुकसान उठाना पड़ा है कि अगर हुड्डा जी के समर्थकों द्वारा ये मैसेज दिया गया कि वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बीजेपी को इससे मौका मिल गया जाट वर्सेज गैर जाट करने का? देखो, जो जिसके समर्थक होते हैं वो उनके बारे में मुख्यमंत्री के नारे लगाते हैं, मेरे भी लगा रहे थे, तो इसको ज्यादा आप उतना मत लीजिए। अच्छा, अभी जो टैली देख रही हूँ मैं मैम, वो 35 सीटें कांग्रेस की हैं। कांग्रेस ने तो कहा था कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अभी तो सब कुछ उलट हो रहा है, क्या हो गया ये, कैसे हो गया बदलाव? मैंने खुद कहा था कि 60+। कायम है आप अपनी प्रिडिक्शन पर, अभी भी कोई बदल हो सकता है? कायम है आप अपनी प्रेडिक्शन पर, अभी भी कोई बदल हो सकता है? सॉरी, आप अपने प्रिडिक्शन पर कायम है, लग रहा है कि अभी भी फेरबदल हो सकता है इस आंकड़े में? देखो, टू बी फ्रैंक, 60 का तो मैं अभी क्या बोलूं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि ये ट्रेंड्स हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। मैम, आपका अपना असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि 60 तक आप भी प्रेडिक्ट कर रही थी, अभी 35 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, कहां तक आपको उम्मीद है कि पार्टी जा सकती है? कहां तक आपको उम्मीद है कि पार्टी जा सकती है? अब देखो, ये तो चीज इस वक्त यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे बता दूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार कांग्रेस बनाएगी। शैलजा जी, 60 से नीचे अगर कांग्रेस आ रही है, प्रेडिक्शन आपका खुद का 60 का था, कांग्रेस के नेता 70 की बात भी कर रहे थे, कहां पर चूक हो? बार मत करो, बार मत करिए, अब बार मत करिए, दोबारा आपसे बात करेंगे। नहीं मैम, समझ सकते हैं हम लोग। नहीं, ये वाकई में देखिए, पूरी पार्टी बहुत जी जान लगाकर चुनाव लड़ती है, मेहनत करती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आने पर एक हाँ, ये जरूर है, मोरल डाउन होता है, लेकिन अभी भी नतीजे आने बाकी है। वी स्टिल विश यू गुड लक। शैलजा जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू। वो देखिए चेहरे में, उनके हाव भाव में सर ये समझ में आ रहा है, स्वाभाविक सी बात होती है ना किसी भी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, इसमें जी जान से लगा रहता है लोग, रात दिन मेहनत कर रहा होता है लोग, और अभी भी वेट तो करना ही चाहिए कि भाई जब तक अंतिम नतीजे ना आए तब तक, लेकिन जो फीडबैक आ रहा होता है नेताओं के पास
वो चुनाव आयोग के डिक्लेरेशन से बहुत पहले आ चुका होगा। अच्छा, वो ये बात एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, तो वो क्यों एडमिट करेंगे कि उनका देरी से निकलना हो सकता है पार्टी को नुकसान कर गया है। लेकिन एक मैसेजिंग और एक परसेप्शन तो था ना कि सर पार्टी में एक अंतरकलह है, नहीं बन रही है, जाट वर्सेस गैर जाट का इलेक्शन इसे बना दिया गया। परसेप्शन जो जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए था वो परसेप्शन चला गया। देखिए, दो नुकसान हो गए इनके। देर से आने का जो नुकसान हुआ वो ठीक है, अंतरकलह कांग्रेस की बड़ी पुरानी समस्या है। अभी जो बात कर रहे थे 11 साल से संगठन नहीं बना और 4 पीसीसी प्रेसिडेंट बदल गए, उसके पीछे अंतरकलह था। उसी अंतरकलह की बदौलत कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के गए, उसी अंतरकलह के चलते अशोक तंवर पार्टी छोड़ के गए, जो वोटिंग वाले थे लौट के आए, किरण चौधरी पार्टी छोड़ के गई, और उनके अलावा छोटे नेता तो बहुत सारे गए। तो कहीं ना कहीं इन फाइटिंग कांग्रेस की प्रॉब्लम है। लेकिन एक आदमी को इतना ज्यादा फ्री हैंड आला कमान का दे देना क्यों इतना जरूरी लगा? तो बिना अनाउंस किए भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिखा लोगों को और उसका मैसेज गया। अब आप कह रहे हैं फ्री हैंड क्यों दे दिया गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें दो राय नहीं है कि 2005 और उसके बाद जैसे जैसे INLD चौटाला परिवार का डाउनफॉल होता गया पॉलिटिकली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बड़े नेता के तौर पे एस्टेब्लिश होते गए। हालांकि वो अपने आप को छत्तीस बिरादरी का नेता मानते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उनका सबसे बड़ा जो जनाधार है वो जाटों में। तो कांग्रेस की एक मजबूरी है, आपको कोई भी पॉलिटिक्स करनी है तो एक बेस वोट आपको चाहिए। वो बेस वोट कभी कांग्रेस के बाद दलित होता था, अल्पसंख्यक होता था, और चौटाला के डाउनफॉल के बाद जाट उसमें ऐड हो गया। जब 10 साल वो हुड्डा CM रहे तो वो और ज्यादा मजबूत हुआ। तो कांग्रेस की मजबूरी थी कि अपने वोट बैंक को साथ लेके चला जाए, और बाकी जितने नेता हैं, चाहे शैलजा हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, इन सबका असर अपने अपने जिलों में अपनी अपनी सीट्स के आसपास है। एक इलाका है किसी का असर, बिल्कुल एक इलाका है यादव बेल्ट जिसको कहा जाता है हरियाणा में अहिरवाल में मनमोहन यादव जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो प्रचार करने के लिए आए थे, वो असर करते दिखाई दिए। अहिरवाल में बीजेपी अजय दिखाई दी। मनमोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जैसे मैंने स्वयं में दौरा भी किया, और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे थे कि अपनी बात करना, हमारी पार्टी ने क्या किया, हमने क्या बेहतर किया, उससे लगातार बोलना। और आज तो वो सुबह से 6 बजे से हम लगातार ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं आपको। और नायब सिंह सैनी आज भी कमल का फूल लेकर अपनी पार्टी की उपलब्धियों को अगर जनता के सामने रख रहे थे, इसका मतलब बड़ा मैसेज क्लियर है कि अपनी बात करो, अपने विरोधियों की नहीं। योगेश्वर दत्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर जी, बड़ी चर्चा, बड़ा हल्ला कि ना पहलवान ना किसान, दोनों बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन कुछ बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। देखिए, पहलवान भी और किसान भी सभी बीजेपी के साथ हैं, और यह तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये पीछे फाइनल हो चुका है कि हरियाणा की जनता का, हरियाणा के लोगों का मूड बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है, पिछली बार 40 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई थी, इस बार 49 सीटें
हमारे पास और इससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। नहीं, ये तो ऐतिहासिक है योगेश्वर जी, ये लेकिन छप्पर फाड़ जलवा कैसे कायम हो गया? देखिए, ये लोग अंडर कंट्रोल था कि ये बोलते हैं कि भाई लोग खिलाफ हरियाणा के लोग सभी खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल बकवास बातें थी। ये कांग्रेस ने एक ये रूमर फैलाया था, अफवाह फैलाई हुई थी जिसका लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। और ये जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें लोकसभा में जीती थी तो ये ज्यादा और थोड़े ज्यादा, अब मैं हरियाणा बोलूंगा, और ज्यादा हवा में आ गए थे कांग्रेस वाले। तो असल में ग्राउंड पर चर्चा किस बात की थी योगेश्वर जी? जब अफवाह कांग्रेस की इतनी जोरों शोरों से सुनाई दे रही थी तो असल बात कहीं छिप गई थी, क्या थी असल बात? देखिए हर जगह मैंने बोले कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पिछले 10 साल में बिना पढ़ती बिना खर्ची के जो काम हुए हैं, जो बच्चे मेरिट के आधार पे जो बच्चे नौकरी लगे हैं, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, हर जो ये किसान निधि सम्मान निधि दी जाती है हर साल 6,000 रुपए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कहा जा रहा था कि पहलवान बेटियों का दर्द योगेश्वर जी हरियाणा ने खूब देखा है और उस दर्द के साथ हरियाणा खड़ा हुआ है और उसका मजा